अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर वालों के लिए लाया हूँ मैं, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस ग्रुप वालों के लिए। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ सेकेंड ईयर मैथ्स के 2025 के मैथ्स का मॉडल पेपर अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। तो अपने साथ जो है आप लोग बुक और हाइलाइटर रख लें और रजिस्टर पेन, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले MCQs कराऊंगा समझा के, और उसके बाद सेक्शन B और C की मार्किंग करवाऊंगा बुक पे। तो मेरे साथ रहिएगा एंड तक। एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगी क्योंकि इसके अंदर मुझे समझाना भी है और कुछ बताना भी है। MCQs जो है पहले ही बता दूं कि मॉडल पेपर वालों ने स्टूडेंट को ये चेक करने की कोशिश की है कि वो क्या एक्सरसाइज की MCQs को रट रहे हैं या समझ के मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें 90% बुक की एक्सरसाइज की MCQs नहीं हैं। पहले ही बता दूं, ये तकरीबन 80 to 90% बुक की नहीं है, ज़्यादातर आपको दिमाग से करनी होंगी। तो मेरे साथ कोशिश कीजिएगा, और जो हाँ लर्निंग की हैं या सीधी हैं वो हम कर सकते हैं आसानी के साथ। 20 MCQs होंगी और 20 मिनट्स की होंगी। पेपर के आखिर में आपको मिलेंगी 20 मिनट और 20 मार्क्स, और एंड ऑफ पेपर में OMR शीट। यानी आपको ये 12:10 से 12:30 तक के लिए मिलेगी OMR शीट, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है। तो 9:30 से आपके पेपर स्टार्ट होंगे 9:30 AM से। और मैथ्स के पेपर में ई शीट नहीं होगी, ये ख्याल रहे जो स्टूडेंट परेशान हैं। ई शीट आई तो वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जाएगी, उसके ऊपर भी मैं आपको बात करूँगा एंड में इंशाल्लाह। और कंपलसरी में भी ई शीट नहीं होगी, यानी उर्दू, इंग्लिश और PST में। पहली MCQs जो है वो चैप्टर नंबर 1 सिंबॉलिक पैकेज जो है, ये दोनों जो हैं वो चैप्टर नंबर 1 की हैं, 1B और 2B। चैप्टर 1 में सिर्फ MCQs ही आएंगी, इस चीज़ को सही नोट कर लें। अच्छा, ये जो है ना, ये जो कंप्यूटर साइंस को उनको तो पता है, ये कमांड्स होती हैं, स्टेटमेंट्स इनपुट आउटपुट के लिए। इसका मैं आपको पेज नंबर 1 बता रहा हूँ बुक का, वहाँ से आप ये उठाएँगे तो एक लिस्ट मिल जाएगी जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी काम आएगी, चाहे वो मॉडल पेपर की दे या ना दे। ख्याल में मॉडल पेपर एक सैम्पल पेपर है, इसको ये नहीं समझिएगा कि इसमें से बोर्ड का पेपर पूरा आएगा। अब ये देखें, आपको ये पेज नंबर 6 नज़र अगर आया, ये पेज नंबर 6 जो है पूरी लिस्ट है कमांड की, और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है कि ये आउटपुट क्या देगा। यानी ये आउटपुट का कॉलम है, ये इनपुट का है, सही है। मैपल कमांड इसको कहते हैं, और ये जो है इसका आउटपुट है। अब उसने एक जो MCQs ये वाली दी है मॉडल पेपर में कि इवेलुएट पाई 5 अगर है तो ये क्या करेगा, और इसी तरह ये दिए उसने कि 2 × x स्टेरिक का मतलब मल्टीप्लाई +y x² क्या करेगा। तो ये जो MCQs हैं 2, वो यहाँ से आपकी कवर हो रही हैं, लेकिन ये पूरा कर लीजिएगा तो इसमें आपकी और भी कोई देगा तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी, क्योंकि चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में MCQs नहीं हैं, तो ये ज़रा ख्याल रखिएगा। तो अब इस बुनियाद पे ये जो शुरू की 2 MCQs हैं, इसके ऑप्शन आप, यानी ये थ्योरी की एक तरह की कह सकते हैं आप। इसका आपका जवाब आ गया कि अगर अब देखें, उसने कमांड दे दी है पूछने में ऑप्शंस में, यानी आउटपुट उसने गिवन किया हुआ है और इनपुट पूछ रहा है, जबकि इसमें इनपुट दिया हुआ है और आउटपुट पूछ रहा है। तो आप इसको दोनों कॉलम को फॉरवर्ड रिवर्स करके तैयार कीजिएगा। ये पहले का ऑप्शन हो गया और ये दूसरे का, यानी दोनों का फर्स्ट ऑप्शन है। अच्छा, ख्याल है कि अगर आपको OMR शीट मिलेगी तो उसमें स्टेरिक नहीं होंगे, ABCD ऑप्शन होंगे। तीसरी MCQs जो है ये है जनाब चैप्टर नंबर 2 की, यानी लिमिट्स एंड फंक्शंस। अगर आपको ये निशान याद हो, ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 से आप उठाएं, जिसको हम कहते थे लीनियर प्रोग्रामिंग का। इसमें ये जो ब्रैकेट होता था, स्मॉल पैरेंथेसिस जिसको हम कहते हैं,
इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, यानी उसमें वो वैल्यू इंक्लूसिव नहीं होगी, उसके बाद वाली होंगी। इसी तरह ये जो ब्रैकेट होता था इसका मतलब होता था लेस देन, यानी उससे पीछे तक की वैल्यू रहेगी। जैसे अब ये लिखा हुआ है 1 3 स्मॉल ब्रैकेट में, तो इसका मतलब 1 के बाद वाले और 3 से पहले वाले, यानी ग्रेटर देन 1 और लेसर देन 3। इसी तरह एक ये वाला ब्रैकेट होता था स्क्वायर पैरेंथेसिस, अगर याद आ जाए तो इसमें वो वैल्यू इंक्लूसिव होती थी, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेसर देन इक्वल टू। याद आया? अब अगर ये याद आ जाएगा तो ये आप सवाल निकाल लेंगे। लेकिन इसका भी मैं आपको एक पेज नंबर बता दूं तो उसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं MCQs स्टाइल के। बुक के पेज नंबर 36 पे आप खोल के वो रेफ़र कर सकते हैं, उसमें आपको ये मिल सकता है। तो इस बुनियाद पर ये अब दोनों स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल पैरेंथेसिस ब्रैकेट हैं, तो इसका मतलब है कि जो 2 के आगे वाला हो 3 के पीछे वाला हो, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो वो हो जाएगा 2 और 3। चैप्टर 2 की ये भी MCQs है, लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो ये बुक का एक सवाल है, लेकिन छोटा सा सवाल है तो उसने ये MCQs में दे दिया है। बुक का एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन है। इसमें तरीका ये होता है कि ये x पे डिग्री है, तो डिग्री को रेडियन हम बनाने के लिए क्या करते थे बेटा? फर्स्ट ईयर का चैप्टर 10 याद करें, हम मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 कर देते थे। याद आया? यानी कि ये पाई बाई 180 इसका रेडियन बन गया। सही है? तो यूँ समझेंगे साइन रेडियन बन गया 1 रेडियन 2 रेडियन कुछ भी। तो इसका मतलब है कि इसको हम एक आइडेंटिटी बनाने की खातिर काम करेंगे। एक आइडेंटिटी होती थी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x ओवर x इज़ 1, कि अगर वहाँ पे सेम अपॉन सेम एंगल आ जाता था तो वो आइडेंटिटी 1 हो जाती थी। अब चूँकि इसमें हमने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो वो एक आइडेंटिटी बन जाएगी पाई बाई 180 से, और उसका आंसर भी पाई बाई 180 ही हो जाएगा। वरना ये पूरा क्वेश्चन है, अगर वो करना चाहेंगे तो 3 स्टेप करके दिखाना पड़ेंगे। ये उन्होंने एक्सरसाइज का दे दिया है, इस पर चेन रूल लगाएं, ये पूरा अब यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ। और उसके बाद इसका ऑप्शन अगर ढूंढेंगे तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ज़रा, वो स्टूडेंट विद ड्यू रिस्पेक्ट जो गाइड बुक ले जाते हैं एग्ज़ाम में या नकल करने के आसरे में रहते हैं, अगर वो भी मुझे सुन रहे हैं तो काइंडली ज़रा अकल के साथ नकल कीजिएगा क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर का पेपर भी याद करें जो आप दे के आए हैं और सेकेंड ईयर का भी देंगे इंशाल्लाह, अच्छा देने की कोशिश करें। बुक के ऑप्शंस को शफल कर रहा है, यानी बुक में ये ऑप्शन 4th ऑप्शन की जगह पे लिखा हुआ है, बुक के अंदर ये वाला ऑप्शन जो है वो 3rd ऑप्शन की जगह पे के बजाय 2nd पे लिखा हुआ है, ताकि जो स्टूडेंट गाइड बुक ले जाए या उसके आंसर की देखे तो वो डी पे लगा दे निशान, और जबकि डी वाला ए की जगह पे उसने प्रिंट किया हुआ है। तो ये भी मैंने एक ज़रा आई ओपनर उन स्टूडेंट से रिस्पेक्ट के साथ बात की है, ज़रा वो ख्याल रखें, वरना इसको अगर आप करेंगे तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ जल्दी से कि कैसे हुआ ये 5वां चेन रूल। क्या कहता है भाई? 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो गया बेटा? x। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता था? दिस बताएं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर, और चेन रूल अब क्या कहेगा कि रूट एक्स का अलग से डेरिवेटिव लें। रूट एक्स का मतलब है एक्स पे हाफ, सही? तो हाफ एक्स माइनस हाफ, और नीचे वाला 1 प्लस एक्स अपनी जगह रहा। ठीक है, अब इसको नीचे लाएं ज़रा जल्दी से, तो ये हो गया 1/2 एक्स, हाफ नीचे आके रूट एक्स हो जाएगा, और ये हो गया 1 प्लस एक्स। अब जल्दी से मल्टीप्लाई करें तो देखें रूट एक्स इंटू 1, रूट एक्स आ गया ये, और एक्स इंटू रूट एक्स बोलते हैं ये आ गया, यानी मल्टीप्लाई किया, ये वाला ऑप्शन आ गया। रटिएगा नहीं, अब जो MCQ समझा रहे हैं सर वो समझ के करें। 6 MCQs ये भी चैप्टर नंबर 3 की है। चैप्टर 3 डिफ्रेंशिएशन बहुत कीमती चैप्टर है, इसकी प्रैक्टिस सही से करें। इसमें वो कह रहा है G इज़ इनवर्स ऑफ F। इसमें आपको फर्स्ट ईयर का चैप्टर 8 रिकॉल करना पड़ेगा।
जिसमें हम इन्वर्स निकाला करते थे इस तरह, अगर आपको याद हो। इसके स्टेप्स होते थे, याद आ रहा है? मैं बताऊं? इसमें स्टेप ये होते थे कि पहले इस फंक्शन को y लेट कर लें, y लेट कर लिया, इसको ln ऑफ 2x, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें x को इन टर्म्स ऑफ y लाते थे, तो अब ln का एंटी होता है e, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ई की पावर y। इससे हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू ई वाई अपॉन 2, ठीक है। फिर हम x को f इनवर्स y से बदल देते थे, याद आ रहा है? तो ये हो जाता था ई वाई अपॉन 2 इसके साथ, और फिर y को x से बदल देते थे, तो क्या हो जाता था उसका इन्वर्स, बदल के y x से आ जाता था चेंज होकर ये। अब ज़रा गौर करें, उसने कहा g जो है वो f का इन्वर्स है, यानी g जो है वो f का इन्वर्स है, समझ रहे हैं? अब अगर g f का इन्वर्स है, क्योंकि ये हमारा f था फंक्शन, तो देखें ई एक्स बाई 2 आ गया, तो क्या पता चला कि रटने की MCQs नहीं है। ये देखें ई एक्स बाई 2 ऑप्शन में मौजूद है, लेकिन गौर कर रहे हैं वो क्या खेल रहा है आपसे कि फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में आए हो, भुला के क्यों आए हो, समझे? अगली MCQs भी चैप्टर 3 की है, इससे ये पता है MCQs चैप्टर 3 की 3 आएंगी, और ये चैप्टर बड़ा कीमती हो गया। डेरिवेटिव ऑफ AX, लेकिन अब nth डेरिवेटिव पूछ रहा है। अब अगर आपको याद हो, सर सब में ये क्यों बोल रहे हैं आपकी याद हो, क्योंकि बेटा देखें याद और प्रैक्टिस जो है ना पैरेलल में चलती है। मुझे अब याद ही नहीं है, तो ये सर जब बाद अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा। तो ये डेरिवेटिव होता था AX का, यानी पावर फंक्शन का AX ln ऑफ A, याद आया? अब फर्ज करें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया है, अब इसको एक और दफ़ा डिफ्रेंशिएट करें एक चीज़ देखने के लिए, यानी सेकंड डेरिवेटिव, जिसको हम हायर डेरिवेटिव कहते थे। अब हायर डेरिवेटिव में ln A जो है वो कांस्टेंट या रियल नंबर होता है, इसको पीछे कर दें तो AX का डेरिवेटिव हमें फिर से लेना पड़ेगा, तो क्या होगा, दोबारा से वही आ जाएगा, यानी ln ऑफ A के साथ AX ln A। अब ln A दोनों बेस सेम हो गई, तो ये हो गया आपका AX ln A का स्क्वायर। सर ये आप क्या कर रहे हैं? बेटा मैं ये कर रहा हूँ कि एक फॉर्मेट सेट कर रहा हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसमें ln A होता है पावर 1 के साथ, तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो उसमें ln A हो गया स्क्वायर के साथ। तो अब खुद बताएं कि अगर nth डेरिवेटिव होगा तो क्या जवाब होना चाहिए? एक्सीलेंट, आप बिल्कुल सही पहुंच रहे हैं बच्चों, यानी AX के बाद ln A की पावर n। और ये सारी एक्सरसाइज खोल के देख लें, एक्सरसाइज में ये MCQs नहीं है, इसको आप चैप्टर नंबर 4 की MCQs भी कह सकते हैं इस बुनियाद पे कि हायर डेरिवेटिव आ गया, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन 3 का 4 से लिंक है। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट चैप्टर 4 में। अब अगर आपको याद हो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसको कहते थे बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते थे डेरिवेटिव को, यानी अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, इम्प्लिसिटली करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन उसने दिया हुआ है इम्प्लिसिट, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2, और 1 पॉइंट है, याद रखिएगा, सही है। इसको अब जल्दी से करते हैं n(n-1) के उसूल से, तो 2/3x 2/3 -1 कितना होता है बेटा? -1/3। ये सब करके देखो, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप चले जाएंगे। n-1 का जो फॉर्मूला होता था, इसी तरह इस y का आ गया 2/3 -1/3, लेकिन ये इम्प्लिसिट है तो y डैश, और इसका 0 हो गया 2 का। अब इसमें से जल्दी से y डैश को अलग करें, तो y डैश अलग होकर ये उधर चला जाएगा, माइनस का 2/3 x -1/3, और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो -2/3 y -1/3, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव को उल्टा पुल्टा कर लें जल्दी से, तो -y 1/3 अपॉन x 1/3। अब उन्होंने पॉइंट बोला था वह 1 यानी x y हमारा 1 है, तो x को 1 रख दें, y को 1 रख दें, तो जितनी भी अजीबोगरीब पावर हो 1/1 पे 1 ही आएगा, लेकिन बाहर है एक माइनस, तो बोले -1 है ऑप्शन कहीं? वेरी गुड, 4th ऑप्शन। देख रहे समझ के कर रहे हैं, तो 1-1 मिनट सुकून से लें MCQs का, और तुक्के ना मारें, एंड के लिए तुक्के रखें, शुरू के लिए ना तुक्के रखें, क्योंकि ये सब एक्सरसाइज में आगे पीछे नहीं है। चैप्टर 5 आ गया, यानी
डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। वो कह रहे हैं t0 पर इसका डेरिवेटिव बताएं। तो t0 का मतलब ये है कि पहले आपको हर एक को अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी e की पावर 2t, इसका हो जाएगा 2e2t। ज़बानी कर दिया, समझे, चेन रूल, यानी इसको और फिर इसको, ठीक है। 1 का 0 हो गया, इसके साथ i लगा हुआ है। इसके बाद आ गया sin 2t, इसमें भी चेन रूल लगेगा, sin 2t का और फिर 2t का, तो ये हो जाएगा 2 cos 2t। चैप्टर 3 बहुत रिवाइज करें बेटा, ये जो मैं कर रहा हूँ ना इतना अच्छे से, ये उस वक्त जब मुझे चैप्टर 3 आता है। t³ का हो गया 3t² के, समझे, चेन रूल लगा के। अब इसमें t को जल्दी जल्दी रखते जाएं 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो किसी चीज़ की पावर 0 1 हो जाती है। cos 0 1 होता है, सही है जी, यानी t को अब 0 रख रहा हूँ और t का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो ये आपका बचा 2i, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 1 और 2j है कोई ऑप्शन, ये देखें 2i + 2j। देखिए समझ के कर रहे हैं ना, तब अच्छा है, तुक्के नसीब से ही लगेंगे। उसके बाद पूरा उन्होंने एक बाई पार्ट्स का सवाल दे दिया, लेकिन ये बहुत छोटा सवाल है बाई पार्ट्स का। ln x को आप u ले लें और 1 को v ले लें, सही है, वरना जाके मेरी 6.4 की वीडियो देख लें, उसमें आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स तफसील से मिल जाएगा। अब u इंटीग्रल ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u और इंटीग्रल ऑफ v, सही है। अब सॉल्व करें जल्दी से। dx का एंटी होता है, बोलें x शुरू में लिख दें, वरना कुछ स्टूडेंट यूँ लिख देंगे ln x इंटू एक्स को ln x², तो ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है भाई। ln वैल्यू को आपने बग़ैर वैल्यू एल्जेब्रिक के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, क्या कर रहे हैं। और इधर आ गया ये x/x से 1 dx, यानी इसका हो गया ln x माइनस x। ढूंढें ऑप्शन। वैसे इसकी एक ट्रिक और भी बता सकता हूँ कि बीच में प्लस है तो ln वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में जो है वो माइनस होता है। इससे भी आप ऑप्शन पकड़ सकते हैं अगर शॉर्ट हैंड टेक्निक चाह रहे हैं कि सर शॉर्ट हैंड टेक्निक ज़रा बता दें। देखिए शॉर्ट हैंड टेक्निक ये है, यहाँ माइनस नज़र आया तो माइनस वाला ऑप्शन ले लें, बाकी कोई ऑप्शन ना लें। देखें सर जो है कुछ समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। ये एक्सरसाइज में कि ये फिर भी अगर करना चाह रहे हैं कर लें, कि वो कह रहा है कि अगर n-1 हो तो n-1 होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, यानी ऐसा मंजर बन जाएगा, ऊपर है उसका डेरिवेटिव और नीचे अगर n को 1 रख दूंगा तो ये फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि 1 लिखते नहीं है पावर में। तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर अगर डेरिवेटिव हो तो ये होता था ln ऑफ फंक्शन। तो ln ऑफ फंक्शन वाला ऑप्शन ढूंढें, यानी थर्ड ऑप्शन। अच्छा इसमें एक जो है ज़रा भूल-भुलैया है, ये वाला ऑप्शन भी आ सकता है अगर वो ये शर्त ना लगाता। साइड पे लिखें, क्योंकि अगर ये अदर देन -1 कुछ भी हो 2 3 4 5 6 तो नीचे फंक्शन की पावर आ जाएगी, तो उस सूरत में ये फंक्शन ऑफ n का डेरिवेटिव बन जाएगा। द पॉइंट वेयर 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल मीट, चैप्टर 7 आना शुरू हो गया, यानी स्ट्रेट लाइन एनालिटिकल ज्योमेट्री। जहाँ पे 3 एल्टीट्यूड की मुलाकात होती है उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं, थ्योरी है साइड पे लिखें। जहाँ पे 3 मीडियंस मिलेंगे वहाँ पे इन सेंटर बनेगा। जहाँ पे 3 राइट बाइसेक्टर्स मिलेंगे वहाँ पे सरकम सेंटर बनेगा, सही है। और सेंट्रॉइड, सॉरी मैंने एक चीज़ गलत बताई, सही करें। सेंट्रॉइड जहाँ पे 3 मीडियंस बनते हैं, कॉन्करेंस होता है जहाँ पे इंटरसेक्शन, वो होता है भाई सेंट्रॉइड, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। राइट बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट सरकम सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स का होता है जो सवाल है हमारा, सही है। और इन सेंटर
इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स का होता है। सही है, तो ये 4 डेफिनेशन एक जगह आ गई। उसके बाद जो है चैप्टर 7 का ही है, ये बुक की एक्सरसाइज के करीब का है लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है। वो कह रहा है इंटरसेप्ट बना रही है इक्वेशन 5 और 7, तो जल्दी से लगा दें x/5 + y/7 = 1, यानी जिसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म कहते थे हम, x/a + y/b = 1। याद आया? अब जल्दी से सिंप्लीफाई करें, 7x + 5y, 35 माइनस हो जाएगा इधर आके, तो ये पहला ऑप्शन आ रहा है या दूसरा? पहला आ रहा है क्योंकि माइनस का 35, इसमें y देखिए धोखा है, 7x नहीं लिखा हुआ है, 7y लिखा हुआ है, तो हमें 7x चाहिए ना बेटा, 7x एलसीएम लेके, समझे? देखिए अब छोटी बड़ी ठंडी गर्म एमसीक्यूज मिला कर, ऊपर वाली थोड़ी सॉल्व की थी, अब अचानक से वाई एक्सिस को अगर सर्किल कभी टच करे, यानी ऐसा वाई एक्सिस को अगर टच करता है तो उसका ये वाला फासला जो है बिल्कुल फिक्स हो जाता है, जिसको हम जी कहते थे, क्योंकि इसका सेंटर होता था -g - f सेंटर। तो सेंटर बिल्कुल एक फासले से चलेगा क्योंकि वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसलिए इसका चैप्टर 7 में से भी 3 एमसीक्यूज आएंगी, चैप्टर 3 में से भी 3 या 2 आ सकती हैं, क्योंकि चैप्टर 4 कॉमन है उसमें। मॉडुलस ज़रा ख्याल रखिएगा कि अगर मॉडुलस नहीं लिखें तो इसमें आप -g भी लिख सकते हो, ऐसे बराबर है बात। ये वाला ऑप्शन आएगा अगर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता, ये ऑप्शन तो कभी टच करने में आएगा ही नहीं, बड़ा बड़ा लिख लें। देखने कुछ फ़ायदा आ रहा है इस लेक्चर का? तो ये मैंने कर तो दिया, लेकिन आपने इसमें सबसे अहम चीज़ नोट नहीं की कि इसमें जेजेसी जो चल रहा है, इसके आप गौर कर रहे हैं ये जेजेसी क्यों चल रहा है, ताकि अगर आपने अभी तक पीडीएफ जो है गेस्ट टारगेट पेपर नहीं मंगवाए या नोट्स वगैरह मंगवाने हैं तो मंगवा लें। सर्किल का चैप्टर नंबर 8 आ गया, सॉरी ये मैंने गलत बोला था, ये चैप्टर 8 है सर्किल का, चैप्टर 7 की 2 और चैप्टर 8 की 2। चैप्टर 7 जो है स्ट्रेट लाइन का है, चैप्टर 8 सर्किल का है। अब चैप्टर 8 का ही एक और ये कंडीशन है, कंडीशन तो भाई थ्योरी होती है, थ्योरी याद कर लें कि जब भी कभी सर्किल टच करेगा एक लाइन को, यानी टेंजेंसी की इक्वेशन या कंडीशन है, तो उस सूरत में ये कंडीशन होती है +1। अच्छा इसमें ज़रा ख्याल रखिएगा कि उसने इक्वेशन कैसी दी हुई है, ये देखिएगा। अब देखें उसने ये वाली फॉर्मेट दिया हुआ है, नज़र आया? अगर वो ये वाला फॉर्मेट दे देता y = mx + c, तो कंडीशन बदल जाती, कंडीशन बदल जाती। ये ज़रा याद करने वाले ज़रा ख्याल रखें, जो कंडीशन वगैरह को याद करते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं कि रट लेते हैं, रटें ज़रूर लेकिन ज़रा समझ के। तो इसकी कंडीशन बदल जाएगी, इस सूरत में ये आएगी r² 1 + m² = c²। क्योंकि देखिए इसमें LMN है तो LMN वाला आंसर होना चाहिए, इसमें जो है M और C है तो M और C वाला होना चाहिए। वैसे ओरिजिनल ये है, क्योंकि इसमें देखें इस इक्वेशन में गौर करें, y का कोफिशिएंट 1 बन गया, समझे, और इसमें x का कोफिशिएंट L है, तो उसके लिहाज से ये रीमेक आप कर सकते हैं। द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज ऑल्सो कॉल्ड, चैप्टर 9 आ गया कोनिक सेक्शन, कि पैराबोला के एक्सिस को क्या कहते हैं, यानी जिस पे पैराबोला लाई करता है, जैसे ये पैराबोला है तो ये इसका एक्सिस है, इसी को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं, क्योंकि जिस पे वो होगा वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, क्योंकि उससे आधा ऊपर आधा नीचे या आधा राइट आधा लेफ्ट। ट्रांसवर्स का लफ्ज़ आता है हाइपरबोला में, और तीसरा लिखा नहीं लिख लें, मेजर एक्सिस का लफ्ज़ आता है एलिप्स में। अगर वो ट्विस्टर मारेगा तो आपको सरवाइव करना है। रोटेशन एक्सिस तो अलग चीज़ होती है, कॉन्जुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस का कॉन्जुगेट होता है, तो ये हाइपरबोला से ही रिलेटेड बात है। लेकिन मेन एक्सिस जो होते हैं ना वो कहलाते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मेजर एक्सिस, और हाइपरबोला के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अगली भी चैप्टर 9 की है, वो कह रहा है एलिप्स का फोकाई बताएं। एलिप्स का फोकाई 9x² + 25y² = 225। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड बना लें भाई,
स्टैंडर्ड कैसे बनेगा, 225 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 225 से जल्दी जल्दी। अब ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, ये हमारा बी स्क्वायर हो गया, सही है। इससे सी स्क्वायर निकाल लें, सी स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जल्दी बोलें 16, सी स्क्वायर 16 आ गया, तो इसका मतलब सी आ गया मेरा 4। फोकाई होता था प्लस माइनस सी जीरो अगर एक्स एक्सिस का इलिप्स होता था, एक्स एक्सिस का इलिप्स, अगर एक्स एक्सिस का इलिप्स है तो सी जीरो, वाई का होगा तो 0 सी। अब ढूंढें जल्दी से ऑप्शन, पहले ही पहला ऑप्शन आ रहा है प्लस माइनस 4 0। देखिए लेकिन ये याद करके नहीं करें भाई, नोट कर रहे हैं, मुझे फॉर्मूला याद है, उसको मैंने इस्तेमाल करके दिखाया और जल्दी से 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व किया। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका सवाल आ गया है, वो कह रहे हैं ऑर्डर और डिग्री। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा हुआ है तो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो होता है उस तरह ऑर्डर तक पहुँचे, और डिग्री वो, लेकिन अब इसकी एक थ्योरी है, बताऊं क्या, बता देता हूँ मुख्तसर जल्दी से। ऑर्डर का मतलब तो ये है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, सही है, और डिग्री का मतलब ये है कि उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री क्या है। डिग्री यानी पावर ऑफ हाईएस्ट डिग्री, समझे इस पॉइंट को, नहीं समझे तो अब देखें क्या कह रहा हूँ। यानी जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा, जैसे D2 है, D3 है, D4 है, वो ऑर्डर बता देगा, और उस हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर लगी होगी 2 3 4 5 वो उसकी डिग्री हो जाएगी। तो अब ज़रा सबसे पहले इसमें D का सबसे बड़ी पावर ढूंढें। इसमें देखें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो पकड़ में आया सबसे पहले ये 3 वाला, सही है। अब 3 जो है इसकी ऑर्डर हो गई। अब इसके ऊपर जो है क्या लगी हुई है पावर 2, तो ये इसकी डिग्री हो गई। यानी ये हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होगा वो ऑर्डर तय करा देगा, और जो उसके ऊपर की पावर होगी वो डिग्री तय करा देगी। जैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम बचपन में बोलते थे, वही यही होता है ना, पावर हाईएस्ट, तो देखें वही हो गया। तो इस तरह अब ये 3 पे 2 ढूंढें रिस्पेक्टिवली, है ना। तो आ गया थर्ड ऑप्शन। ये मज़ेदार MCQ थी। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी चैप्टर 10 की है। इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करें तो पता चलेगा ना कि इसका सिंप्लीफिकेशन सॉल्यूशन क्या है। वेरिएबल सेपरेबल आप लोगों ने पढ़ा है मेरे साथ, चैप्टर 10 की वीडियोस देखें जाके। तो इसको पहले तोड़ें अलग अलग, बेस सेम पावर ऐड के उसूल से तोड़ दिया। अब y को y के साथ करें और x को x के साथ करें, कर दिया। अब इसको एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेट बोथ साइड करें जल्दी से। तो ये तो आसान बन रहा है, EY माइनस EX इधर आके प्लस C। अब इन्होंने एक खेल खेली आपसे। अब ये वाला ऑप्शन कुछ स्टूडेंट को उल्टा लगेगा, कहेंगे सर ये वाला ऑप्शन मिस प्रिंटिंग है। मिस प्रिंटिंग नहीं है बेटा। कैसे सर? ये आया EY, ये आया EX प्लस C, ठीक है। ये आया EY माइनस EX इज इक्वल टू C, ठीक है। इसको अगर मैं यूँ शिफल करूँ तो EX माइनस EY इज इक्वल टू माइनस C। गॉट इट? कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, नेगेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, समझे। तो वो सिर्फ आपकी पल्स को चेक कर रहा है कि आप लोग याद कर रहे हैं या समझ रहे हैं या मिस प्रिंटिंग का हर्जाना कर रहे हैं। तो C जो है वो कांस्टेंट होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइन, तो इसलिए उसने सिर्फ आपको चेक किया है, गलती इसमें नहीं है। 11 आखिरी पार्शियल डेरिवेटिव्स का आ गया। ख्याल रहे चैप्टर 12 रिड्यूस है तो उसकी MCQs भी नहीं आ सकती, उसका सेक्शन बोलें सेक्शन C और B में सवाल भी नहीं आ सकता। fx का मतलब है पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, ये यहीं पे ही कर देता हूँ। यानी अब पार्शियल विद x किसका करना है? ln y का। इसका मतलब ये होगा कि ये कांस्टेंट बन जाएगा, यानी ये फिक्स हो जाएगा क्योंकि अब x वेरिएबल है इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब हो गया ln y इंटू 1, ठीक है। ये हमारा आ गया पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x। अब पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y पे आ जाएं। इसमें अब x को जो है साइलेंट करें, यानी ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो y इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो अब x अलग अपनी जगह, और ln y का क्या होगा बेटा? 1 अपॉन y, सही बोलें।
क्योंकि एल एन वाई का एल एन एक्स का होता है अगर एक्स के रिस्पेक्ट से तो 1/x, तो एल एन वाई का 1/y। अब इसको ले आके इस सवाल में रख दें, ऊपर रख देंगे तो आ जाएगा एल एन वाई, नीचे रख देंगे तो x/y। तो क्या आया पलट के y ln y/x, यानी आखिरी ऑप्शन। तो मज़ेदार MCQs हैं, समझने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए। उम्मीद है सभी पढ़ने वाले मेहनती होंगे, इसको समझ के करें। बहुत अच्छा सैम्पल पेपर MCQs का उन्होंने बनाया है और इससे इंडिकेटर भी मिल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड MCQs बुक की आएँ। अब सेक्शन BC के लिए बुक उठा लें, मार्किंग होगी और उस मार्किंग के साथ 2 सवाल ऐसे हैं जो सॉल्व भी होंगे, क्योंकि वो सवाल ज़रा आउट ऑफ ट्रेंड आए हैं, यानी हिले हुए सवाल कह लें या अनएक्सपेक्टेड सवाल। मैंने आपकी आसानी के लिए पहले ही इस पर बहुत कुछ किया हुआ है, आप भी ये बहुत कुछ करें, मेहनत करें। रमज़ान ख़त्म हो रहा है, आखिरी अशरा चल रहा है, भरपूर फ़ायदा उठाएं, इबादत भी करें, नेकियां भी समेटें और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी करें। चैप्टर नंबर एक्सरसाइज से पकड़ लीजिएगा। देखिए चैप्टर 2 के 2 आएंगे, 1 में से कोई MCQs के अलावा सवाल नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 3 से 1 शॉर्ट आएगा, 1 लॉन्ग आएगा, लिखते जाएं। चैप्टर नंबर 4 से 1 शॉर्ट आएगा, 1 लॉन्ग आएगा, लिखते जाएं। चैप्टर नंबर 5 से शॉर्ट आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा, सिर्फ 1। चैप्टर 6 डू और डाई चैप्टर है, वो वीडियो भी मेरी देख लें जिसमें मैंने डू और डाई चैप्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज बताई हैं चैप्टर के साथ। उसमें चैप्टर 6 के देखें 2 शॉर्ट आएंगे, 1 लॉन्ग आएगा और चैप्टर 6 का कंपलसरी होगा सवाल। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये जानते ही नहीं हैं, वो इंटीग्रेशन छोड़ने की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन छोड़ने का मतलब होगा सेक्शन C का 8 मार्क्स का किल। इतना बड़ा आप जो है अफोर्ड करते हैं कुर्बानी, तो सोचें। चैप्टर नंबर 7 स्ट्रेट लाइन का 2 शॉर्ट आएंगे, 1 लॉन्ग, तो इसका मतलब हुआ कि ये भी बड़ा कीमती चैप्टर है। 8 सर्किल का 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग, 9 के भी 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। तो देख रहे हैं आप चैप्टर नंबर 6, 7, 9 इसमें 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग करें, टोटल 16 मार्क्स हैं। आधा पेपर आपका यहीं पे हो रहा है भाई 48 मार्क्स का। ये मैंने बहुत गुर की बात बता दी। जो डरे हुए बच्चे हैं या कमज़ोर है मैथ्स में, इन 3 चैप्टर का किसी तरह घोटा लगा लें, आपका आधा पेपर यहाँ पे हो रहा है। सिर्फ 3 चैप्टर करने लगे, सिर्फ बोलना आसान है। ये 9 और 6 बड़े तगड़े चैप्टर हैं, अगर आपने किया हो मेरे साथ वीडियो देख ले जाके, उसमें समझा के है। 8 चैप्टर में और इन तीनों में रिड्यूस भी है सिलेबस। फ़ायदा उठाएं भाई, इसमें सिर्फ 6.4, 6.5, 6.7 बची है। 7 चैप्टर में 7.3, 7.5, 7.6 और 7.1 बची है। 4 एक्सरसाइज 8 में से, उसमें 7 में से 3 एक्सरसाइज और 9 में 9.1, 9.3 और 9.5। इससे ज़्यादा क्या फ़ायदा बताऊं मैं आपको, फ़ायदा उठाएं भाई। अच्छा, ये पेज नंबर लिखा हुआ है, स्लैश डाल के जिस पेज पर है वहाँ पहुँच के मार्क करके प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा पेपर है। ज़रूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड, वैल्यू टू वैल्यू क्वेश्चन मॉडल पेपर के बोर्ड एग्ज़ाम में आएँ, लेकिन इससे आपको फॉर्मेट पता चलेगा किस चैप्टर का कितना शेयर होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल या एबिनिशियो मेथड का आने का बहुत ज़्यादा चांस है सेक्शन बी में, तो इसकी प्रैक्टिस करें। और ये 3.4 है और 3.4 में से लॉन्ग भी आएगा, तो ज़रा 3.4 को बहुत भारी हाथ रख लें तो आपका फ़ायदा हो सकता है, और साथ में 3.6 कर लें तो आपका पूरा सेफ हो जाएगा पेपर इंशाल्लाह चैप्टर 3 का। 4 चैप्टर का टेलर सीरीज़, अच्छा ये माइंडसेट नहीं रखेंगे, टेलर सीरीज़ का लॉन्ग में जाएगा या मैकलॉरेंस का। लॉन्ग में एक्सट्रीम वैल्यूज़ का 4.4 का जा सकता है और मॉडल पेपर में उन्होंने वही ही किया है, बी अवेयर। अच्छा, ये सवाल उन्होंने छेड़ा है। मैं एंड में 2 सवालों के आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा, क्योंकि उसने इस वैल्यू को चेंज किया है। क्योंकि अगर आप 5.1 का क्वेश्चन 6 का 1 खोलेंगे पेज 138 पे, तो आपको ये दोनों टर्म एक जैसी मिलेंगी और ये बदल गई। पता है क्यों करता है ये? अगर बोर्ड में भी हुआ तो क्यों होगा कि जो गाइड बुक ले जा रहे हैं, जो फर्रे ले जा रहे हैं, छपाई कर रहे हैं, वो फंसे, क्योंकि वो छाप देंगे ये देख के, अरे ये वाला आया है, समझ रहे हैं, और वो देखेंगे नहीं तीसरी टर्म बदली हुई है, पूरा छाप के आ जाएंगे घर आके, कोई बताएगा भी नहीं उनको। इम्तिहानी कमरे से बाहर निकल के बेटा के 0 लेने के लिए तैयार हो जाओ कि तुमने ये जो किया है वो टीचर को इंडिकेटर दे गया है कि तुम छाप रहे हो। और छापने में वो ही नहीं देखेगा कि आधा सही है आधा गलत, वो 0 मार देगा, क्रॉस मार देगा। जो स्टूडेंट कहते हैं सर सप्लियाँ आ रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, तो हम भी अपने गिरेबानों में झांकें, हम भी कुछ कम पढ़ रहे हैं, टाइम कम लगा रहे हैं पढ़ाई को, इम्तिहान के दिनों में पढ़ते हैं, पूरे साल नहीं पढ़ते हैं। ऐसा ना करें, आइंदा के लिए समझें। तो ये चेंज है, ये मैं अभी करके दिखा दूँगा आपको।
उसके बाद जो है इंटीग्रेशन का डेफिनेट का आने का चांस है इधर, तो डेफिनेट की एक्सरसाइज 6.6 से प्रैक्टिस करें, वर्ड टू वर्ड सवाल है ये। उसके बाद एरिया अंडर द कर्व का एक सवाल ज़रूर आएगा 6.7 में से, ये ज़रूर कर लें, लेकिन ये वाला सवाल नहीं है नहीं एक्सरसाइज, वरना मेरा टारगेट गैस पेपर मंगा लें तो उसमें एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज और एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल। अच्छा एग्जाम्पल भी उसने एक, देखिए ये सवाल एग्जाम्पल में से दिया है, ब्लैक पेन, ये देखें लॉन्ग में 2 एग्जाम्पलें दी हैं, तीसरी ये दी है, नज़र आ रही है। इससे ये पता चला एग्जाम्पल को भी थोड़ा थोड़ा देखें, वरना क्वेश्चन कुछ अटकेंगे उनके जो रट के गए, वरना समझने वालों का तो है कि अरे इस जैसा एक्सरसाइज में है, इस जैसा एक्सरसाइज में है, वो कर लेंगे। रिव्यू में से कोई नहीं आया तो रिव्यू एक्सरसाइज यू कैन स्किप अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, सही है। रिव्यू एक्सरसाइज आप छोड़ दें, सर जवाब ने बता दिया जो परेशान है कि सर रिव्यू एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, नॉट ज़रूरी, लेकिन एग्जाम्पल बिट्स एंड पीसेस में सेलेक्टिव कर लें, मशवरा है, उससे आपका पेपर में चॉइसेस खुल जाएंगी, इन बिटवीन बीच बीच में आ रही हो। देखें स्पेशली सेक्शन सी में देखें 3 दे रहा है, सेक्शन सी विल बी द डिसाइसिव हर सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री वाले कोई सुन रहे हैं तो केमिस्ट्री में डिसाइसिव, इंग्लिश सुन रहे हैं तो इंग्लिश में डिसाइसिव, हर सब्जेक्ट का सेक्शन सी डिसाइसिव है। बी में देखें चॉइसेस खुली हुई होती हैं, करो या नहीं करो, इसमें मसला हो जाएगा। और ख्याल रहे इस साल उसने चॉइस भी कम कर दी है, 7 सवालों में से 5 करने हैं भाई, तो ज़रा ख्याल करें। अब 3 एग्जाम्पल और 1 अनएक्सपेक्टेड सवाल, तो ये तो माइनस में चला गया मामला, मुझे 2 को छोड़ना है, यहाँ 3 छोड़ने पड़ जाएंगे सवाल, समझ रहे हैं। तो बी अवेयर। इंटीग्रेशन में से आ गया, एरिया में से अभी वही इंटीग्रेशन का ही सवाल है, और ये वर्ड टू वर्ड बुक के हैं, पेज नंबर रखे हुए हैं, मार्क करें। इक्वेशन ऑफ लाइन लगा हुआ सवाल आ गया 7.3 में से। एंगल बिटवीन, कुछ स्टूडेंट इस सवाल को अनएक्सपेक्टेड कहेंगे, लेकिन ख्याल है अनएक्सपेक्टेड नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब आसान पेपर आ जाए तो हम उसको भी अनएक्सपेक्टेड कहते हैं। इसमें मियरली आप ये फार्मूला लगा दें टेंजेंट थीटा वाला और आपका एंगल आ जाएगा, तो पुट एंड गेट का। लेकिन बच्चा यूँ कहेगा इसको अनएक्सपेक्टेड कि वो करके नहीं गया है, और प्रैक्टिस ना करके जाए तो आसान भी मुश्किल लगता है, सही कहा। इक्वेशन ऑफ सर्किल इंटरसेप्ट वाला दिया है, आसान लगा हुआ सवाल। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अच्छा ये उसने थोड़ा तगड़ा सवाल सेक्शन बी में दे दिया, क्योंकि अगर आप लोगों ने किया हो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो चॉइस में छोड़ना है तो छोड़ दें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तो निकाला हुआ है मैंने। ये सेक्शन सी में बन सकता है, लेकिन वहाँ पे इलिप्स और हाइपरबोला के जाएंगे। तो पैराबोला का सेक्शन, ये भी हिंट दे दूँ, 9.1 को आप सेक्शन बी के लिए करें और 9.35 को दोनों जगह के लिए करें, सही है। क्योंकि देखिए 9.3 इलिप्स और हाइपरबोला शफल होगा। अगर हाइपरबोला का उसने लॉन्ग दे दिया जैसे मॉडल पेपर में दिया है तो इलिप्स में से शॉर्ट देगा, अगर हाइपरबोला में से शॉर्ट दिया तो इलिप्स में से लॉन्ग खींचेगा। ये देखें अंदर की सारी बातें चल रही हैं, वीडियो लंबी छोटी नहीं देखें, फ़ायदा उठाएं, 80-90 प्लस की तरफ जाएं, टाइम लगाएं, गो फॉर द किल। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ इलिप्स, एक हल्की सी मिसप्रिंटिंग है, ये भी एक्सरसाइज का सवाल है। डिफरेंशियल इक्वेशन 10.1, अच्छा ये 10 चैप्टर का भी बता दूं, 10.1 में से शॉर्ट जाएगा, क्योंकि उसने जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का रिड्यूस किया है उससे अब आपके पास बहुत खुला हुआ गेम खेलने का है मामला। सेक्शन बी के लिए 10.1 करें और सेक्शन सी के लिए 10.2 करें, क्योंकि 10.3 उसने रिड्यूस मार दी है। तो देखें ये पेपर खोल के सर बता रहे हैं, जब बात JJC भाई सर जब बात कुछ करें कि देखें एक्सरसाइज की डिस्ट्रीब्यूशन, और जैसे ये 6.4 देखें, 3.46 खुल के बता रहा हूँ, इधर 2.3 का एक सवाल, ये पूरा पेपर का मंजरनामा आ रहा है, फ़ायदा उठाएं भाई, ठीक है जी। उसके बाद 11 चैप्टर का एक शॉर्ट एक लॉन्ग आने ही आना है, तो इसको भी यहाँ पे शामिल कर लें, बात ही ख़त्म हो गई। अब तो आप ऐसे शहीदों में आ गए, 12 मार्क्स प्लस करें एकदम से, 60 मार्क्स तो मियरली 4 चैप्टर करके आ गए, आधे से भी कम बुक में। जो कमज़ोर आपके दोस्त हैं उनको ये सर जवाब का मशवरा दें, उसको शेयर करें JJC को, और कहें कि यार ये तो बहुत फ़ायदे की बात बता दी सर जवाब ने, इस पर हम काम करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा टफ होगा क्योंकि मुश्किल चैप्टर हैं, 11 आसान है, ये 3 चैप्टर थोड़े टफ हैं, इसमें 7 थोड़ा हल्का है, 6, 9 बहुत ही रफ टफ है, लेकिन करो, टाइम लगाओ, हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है जी। लॉन्ग सेक्शन पे आ जाएं, इसमें एग्जाम्पल का जो सवाल है एग्जाम्पल खोल के देख लें, बाकी वर्ड टू वर्ड है, इसमें चॉइस तो होगी 2, लेकिन ये कंपलसरी क्वेश्चन है, बी अवेयर। नोट ज़रूर पढ़ा करें पेपर का, चाहे किसी सब्जेक्ट में हो, उसकी आदत बनाएं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं हमें तो पता है कि कितने सवाल करने हैं, हमें तो पता है कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन हैं। अरे भाई पता है, अचानक से ये नोट में कुछ चेंजेस आती हैं, हम उसको नोट नहीं करते हैं, बाहर आके कोई दोस्त बताता है
तो अबे तबे या कुछ बुरे अल्फाज निकालते हैं मुंह से अंग्रेज़ी उर्दू के, तो देखें फिर आप भी तो इंसाफ करें थोड़ा। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग, देखें एक उसने 3.6 में से दिया और एक एग्जाम्पल दी जो कि 3.4 जैसी एग्जाम्पल है। देखा, ये क्रूशल एक्सरसाइज है 3.4 और 6। देखिए मैक्सिमम वाला उसने दे दिया लॉन्ग में 4.4, यानी काइंडली मैक्लॉरेन और टेलर सीरीज़ को बुक नहीं करें सेक्शन सी के लिए। फोकाई और ये सब लंबा सवाल इंतहाई 9 पॉइंट। मैं मशवरा दूंगा कि एलिप्स के और हाइपरबोला के लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करें अनलेस अनअवॉइडेबल। देखिए वर्ड प्रॉब्लम आने का एक उम्मीद बन रही है। वर्ड प्रॉब्लम की जाके मेरी वीडियो देख लें आप, इसमें 10.2 का मैंने एग्जाम्पल, जैसे जो एक्सरसाइज में 2 सवाल हैं, एक न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का और एक रजिस्टर RC सर्किट का, वो कराया हुआ। इसको प्रैक्टिस करें, वरना और लगा दिए, ज़रूरी नहीं है बोर्ड एग्जाम में ये और लगाए। ये सुन लें। अब ये 2 सवाल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन। एक ये अनएक्सपेक्टेड आ गया है, जैसे फर्स्ट ईयर अगर आपको याद हो फंडामेंटल लॉ प्रूव में आ जाता है, तो ये भी यहाँ पे चैप्टर 7 का उसने प्रूव एक दे दिया है। जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7.5 का तो सवाल आएगा, तो उसने 7.5 की थ्योरी दे दी कि एल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट होते हैं, प्रूफ करो एनालिटिकली, यानी विदाउट वैल्यूज ABCD लेके करना पड़ेगा, 1 2 3 लेके नहीं कर सकते। और एक ये लाइक वाले को दिखाऊंगा हल्का सा, तो इसको ज़रूर देखें और फिर गए। अभी चलेगा, ये क्या किया यार आपने, ये नहीं भाई, पहले का सॉल्यूशन तो छोटा सा है, सिर्फ यहाँ पे इसकी वजह से मैंने किया, वरना ये एक्सरसाइज जैसा सवाल है। इसका तरीका ये होता है कि उसने कंटिन्यूअस फंक्शन बोल दिया। फंक्शन कंटिन्यूअस उस वक्त होता है जब उसकी लिमिट और फंक्शन बराबर हो जाए। तो अब इसमें जो हर टर्म है इसको अलग अलग आप सोचें कि ये पहला x कंपोनेंट है इसका, सही है। जैसे हम यूँ कभी लिखते थे बचपन में वेक्टर, तो यूँ लिखते थे ना VXI प्लस VYJ प्लस VZK, तो हम इसको क्या बोलते थे, कंपोनेंट्स। डू यू रिमेंबर? वेरी गुड। तो ये कंपोनेंट्स अलग अलग कर लें पहले, क्योंकि वेरिएबल t है, तो पहला फंक्शन ft नाम रख दिया ये वाला, दूसरा j का और तीसरा k का, अलग अलग कर लिए तीनों। सही यहाँ तक। अब किस वैल्यू पे ये एग्जिस्ट करेगा और किस पे नहीं करेगा, वो उसकी कंटिन्यूटी होगी। जैसे अब ln ऑफ t प्लस 3, अब हम जानते हैं कि ln हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का एग्जिस्ट करता है। कैलकुलेटर में अगर आप कभी कैलकुलेटर में ln ऑफ नेगेटिव ले लेंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है इसका एग्जिस्टिंग पॉजिटिव होना चाहिए, और इसका ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो ले लिया, इसका मतलब है 3 उधर जाके माइनस हो जाए। यानी अब t -3 से बड़ा कुछ भी हो, यानी -3 से बड़ा, यानी -2 हो तो -2 हो गया, तो 3 -2 से 1 आ जाएगा। -1 हो 3 -1 से 2 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव आता जाए। सही है। ln 0 भी आ जाए, नो टेंशन, क्योंकि ln 0 1 होता है, ln 1 0 होता है। इन्फिनिटी को भी हम कहते हैं, जैसे ये आप इन्फिनिटी आ जाएगा तो ln 1 0 आ जाएगा। सही है। ये चेकिंग बता रहा हूँ, वरना यहाँ पे सॉल्यूशन में चेकिंग की ज़रूरत है नहीं। दूसरा फंक्शन लिया ये वाला, इसमें आप अपॉन में आ रहा है, अपॉन डोमेन रेंज का चैप्टर 8 था फर्स्ट ईयर में। अब t 1 ना हो, क्योंकि 1 हुआ तो गया मामला, 1 - 1 0 इन्फिनिटी, इसका मतलब 1 के अलावा कुछ हो, तो ये वाला हिस्सा 0 ना हो, यानी डिनोमिनेटर। तो 2 रिजल्ट आ गए। तीसरा जो बुक में चेंज किया है वो ये देखें। अब यहाँ पे ये हिस्सा 0 ना है, क्योंकि अपॉन है। अब ये अपॉन 0 कैसे ना है, ये तो अब मसला लग रहा है समझने में। इसके लिए ln लें इसका, ये हो जाएगा ln ऑफ t इज इक्वल टू ln ऑफ 0। अब ln ऑफ 0 इधर तो ln t हो जाएगा, यानी वो आइडेंटिटी जो होती थी ln की लॉग की, और ln 0 होता है इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि इन्फिनिटी के अलावा कुछ भी हो, क्योंकि इन्फिनिटी आ गया नीचे तो वो पावर में अगर इन्फिनिटी आ गया, यानी ये कहना चाह रहा हूँ। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, और इसका जवाब हो जाएगा 0। सही है। तो इन्फिनिटी के अलावा कुछ भी हो। इस तरह इसका रिजल्ट यूँ लिखेंगे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t, तो t सच दैट -3 ना हो, फर्स्ट कंपोनेंट से आया, -1 के अलावा कुछ भी हो, इन्फिनिटी के अलावा कुछ भी हो, और रियल नंबर हो सारे, तो हम कहेंगे कि ये t की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं। तो ये इस तरह का जो सवाल है प्रैक्टिस कर लें। लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ द मॉडल पेपर है वो ये है, लॉन्ग का, सेक्शन सी का। लेकिन मुश्किल नहीं है, 2 मिनट से 3 मिनट से 5 मिनट की वीडियो रह गई है, देख लें।
इसमें वो कह रहा है कि 3 एल्टीट्यूड्स जो हैं वो कॉन्करेंट साबित कर दो एनालिटिकली। एनालिटिकली मीन्स बाय सपोजिशन और दैट इज़ थ्योरम लाइक। थ्योरम याद हो अगर आपको 9-10 मैट्रिक के, तो उसमें हम सपोजिशन के साथ कुछ प्रूफ करते थे। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल सपोज करेंगे जो फेयर डायग्राम बनेगी आपकी। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ए, अब एक्स एक्सिस पे चूँकि है ये, तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। सही है, चैप्टर 7 की बेस तो पढ़ी हुई ना आपने भाई। और ये वाई एक्सिस पे, तो ऑन वाई एक्सिस एक्स 0 होता है। यहाँ तक कुछ समझ में आ गया। तो ये हमारे दो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे ए 0 और बी 0 हो गए। डिस्टिंग्विश करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस पर और ये नेगेटिव साइड ऑफ वाई पे, और ये वाई एक्सिस पर खुद है, तो वाई एक्सिस पर अब ये ए और बी यहाँ ले चुके हैं तो वहाँ सी ले लेंगे, क्योंकि अगर सबको ए ले लेंगे तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको शक देने लग जाएगा, जबकि ये हमें फॉर एनी ट्राइंगल प्रूफ करना है। ए ट्राइंगल यानी एनी ट्राइंगल, ये नहीं कि बस इक्विलेटरल के लिए प्रूफ कर दिया। सही है। अब याद करें कि एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड वो परपेंडिकुलर लाइन होती है जो किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे गिरे, यानी ये एल्टीट्यूड्स हैं। ये थ्रू सी है, ये वर्टेक्स थ्रू ए है और ये वर्टेक्स थ्रू बी है। ये 3 एल्टीट्यूड्स हो गए। अब इनका ये जो पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट है, कॉमन है, यानी ये कॉन्करेंट है। इस तरह की अगर लाइन हो जाएंगी 3, तो ये कॉन्करेंट नहीं है कि इनके अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो रहे हैं। समझ रहे हैं। अब हमें करना क्या है, इसमें गेम क्या है बता देता हूँ कि जल्दी जल्दी आप लोग करें। अगर हम इन तीनों की इक्वेशन बना लें समहाउ, इसकी पहले एल्टीट्यूड की, दूसरे की और तीसरे की, तो उसको कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी में रख दें, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स में। अगर वो 0 आ जाता है तो डन हो जाएगा क्वेश्चन कि एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। लेकिन अब ये 3 इक्वेशन आएंगी कैसे? ये 3 इक्वेशन आएंगी बेटा मशहूर ज़माना पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन से। याद आया? जिस पे ये पूरा चैप्टर खड़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 7। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म कहलाती है। यानी अब अगर हमारे पास पॉइंट हो और स्लोप हो, पॉइंट हो और स्लोप हो, पॉइंट तो है हमारे पास, जैसे अब ए का जो एल्टीट्यूड है उसका पॉइंट है, अब यानी इसका हमें सिर्फ कोई स्लोप निकलवा दे। अब बी जो है उसका पॉइंट है, इसका हमें कोई स्लोप निकलवा दे। समझ रहे हैं? सी जो है उसका पॉइंट है, इसका हमें कोई स्लोप निकलवा दे। अब वो कौन है भाई? वो आप हैं या मैं सर जवाद है या कोई टीचर है या कोई दोस्त है, वो निकलवाए, वरना ये छापना पड़ जाएगा। अब स्लोप निकल जाएगा तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि एल्टीट्यूड्स आर परपेंडिकुलर। सही है, एल्टीट्यूड्स आर परपेंडिकुलर। पक्का? अब इसी पे काम करें। ए बी सी जो है हमने एक ट्राइंगल ले लिया जिसके 3 वर्टिसेस, सपोज ये पूरा फेयर है, इसको आप लोग फेयर कर लें और प्रैक्टिस कर लें। मुमकिन है आ जाए बोर्ड में तो लॉटरी लग गई कि भाई हम ये करके गए थे। ए बी को बेस ले लें जो कि खुद एक्स एक्सिस पर है, कोइंसाइड कर रहा है एक्स एक्सिस से। ठीक। सी से जो एल्टीट्यूड गुजर रहा है वो खुद वाई एक्सिस है इटसेल्फ, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग है। ठीक है। और ये एक्स एक्सिस पे ओवरलैपिंग है। सही है। अब जी इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, यानी एल्टीट्यूड्स का। अब तीनों स्लोप निकालें। कैसे निकालेंगे सर? बहुत आसान, बताएं। ए बी का स्लोप निकालें, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, जल्दी जल्दी। फिर बी सी का निकालें, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। फिर सी ए का निकालें, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तेज़ी से निकालें। ये देखें, ये बी सी का आ गया, ये रहा। सी ए का आ गया, ये रहा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ए बी का है ही नहीं। ए बी का इसलिए नहीं कि वो ऑब्वियस है कि इसका स्लोप 0 है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, क्योंकि एंगल 0 होता है। नीचे में नज़र आ जाएगा इसका स्लोप 0, तो उसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है। यह स्लोप डायरेक्ट भी रख सकते हैं आप। ये 2 स्लोप आ गए, लेकिन अब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि ये तो इसका स्लोप आ गया साइड का, हमें तो इसका चाहिए। इसका स्लोप आ गया, हमें तो इसका चाहिए। तो अब नेगेटिव रेसिप्रोकल, याद आया थ्योरी कि if 2 lines are perpendicular slopes are negative reciprocal, और in other words their product of slopes is -1। ठीक है। अब ये माइनस को प्लस करके उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल। इस माइनस को उल्टा करके प्लस कर दें। ठीक है। और इस 0 को अगर, क्योंकि 0 के साथ माइनस लगता नहीं, रेसिप्रोकल कर दें तो इसका स्लोप भी आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब इसको धड़ 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 जल्दी से पॉइंट स्लोप फॉर्म में 3 बार रखें और गेम ऑन करें और ऑफ करें। अब देखें, अगर आपको ए बी की इक्वेशन बनानी है तो कोई भी एक पॉइंट रख दें। मैंने ये वाला रख दिया A0।
सही है, यानी पॉइंट रखा यहाँ पे A0, तो एक्स वाई की जगह A0 आ गया। दूसरे में रखा मैंने B0 क्योंकि BC का चाहिए, और तीसरे के लिए रख दिया कुछ भी नहीं। पूछे क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस की जो इक्वेशन ही होती है वो x = 0 होती है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो सही से मेरे साथ या कहीं भी, x एक्सिस की इक्वेशन होती है ये, और y एक्सिस की होती है। तो अब ये y एक्सिस की इक्वेशन ही दरअसल एल्टीट्यूड की इक्वेशन है थ्रू c। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये जो है x = 0 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वरना इसको भी अगर आप बच्चों की तरह करेंगे तो यूँ आ जाएगा y - c = स्लोप बोले इन्फिनिटी x - 0। ठीक है, इन्फिनिटी अपॉन में चला गया तो y - c अपॉन इन्फिनिटी इज़ x - 0। एनी वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी इज़ बोले एनी वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी इज़ 0, तो x = 0 आ गया। तसल्ली हो गई? ठीक है, अब इसको जाके रख दें डिटर्मिनेंट की कंडीशन में, यानी इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, दैट इज़ कॉल्ड द कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन्स। अब फर्स्ट रॉ में ये रख दिया b - c और -ab, इसमें रख दिया दूसरे का a। अच्छा, ये वर्टिकल कीजिएगा, मैंने एक पेज पे एडजस्ट करना था तो मैंने यूँ किया। आप लोग ऊपर से नीचे स्टेप कीजिएगा, सारे घिच पिच नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स में ई शीट का कोई इशू नहीं है, वो सारे आपको खुला खाता लिखने की इजाज़त है। इसमें -c और -ab आ गया, और नीचे वाले में x, तो इसका मतलब इसमें y वाला यानी यूँ है x + 0y + c 0c 0, तो ये अगला 2 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब अगर याद करें फर्स्ट ईयर 2.4, देख रहे हैं लिंक बनता है पढ़ाई का बेटा। एक्सरसाइज 2.4 ऑफ फर्स्ट ईयर क्या कहती थी? इफ़ 2 कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और सेम, और 2 रॉज यहाँ पे कॉलम आ गए, याद आया? देन डिटर्मिनेंट इज 0, विच इज द कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन्स, विच प्रूव्स द क्वेश्चन, दैट इज शो दैट प्रूव दैट एनालिटिकली दैट 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो ये पॉसिबल क्वेश्चन है, इसको आप डिस्कार्ड या साइड लाइन नहीं कर सकते कि सर ये अनएक्सपेक्टेड है, मे बी पॉसिबल। तो अपना और वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, दुआओं की दरख्वास्त है, इबादत भी करें और फुल फ्लैश पढ़ाई करने की कोशिश भी करें। रमज़ान के फ़ौरन बाद तो बहुत ही ज़्यादा करें। बेस्ट ऑफ लक, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।